जय हिंद प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूँ आज के बेहतरीन सेशन हिंदी। और हिंदी के बेहतरीन चैप्टर में लाए हैं विष के दांत। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, आज लाए हैं हिंदी के बेहतरीन चैप्टर, ठीक है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक के लिए है, जो 26 के लिए, ठीक है, 2026 के एग्जाम में जो भी देने के लिए तैयार है, उसके लिए वीडियो बहुत क्या है, लाभदायक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ना है, आज हमको क्या पढ़ना है? विष के दांत। और विष के दांत के पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसका संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे, कहानी के मतलब जितना भी कहानी में दिया गया है वो सारा पढ़ेंगे। और लेखक के परिचय भी बताएंगे कि लेखक का जन्म क्या हुआ, उसका मतलब कहाँ हुआ, लेखक का घर कहाँ हुआ, लेखक का क्या नाम है, माता पिता का, वो सारा डिटेल से बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है वो भी बताएंगे। और कहाँ से क्वेश्चन आता है आपको हम ये भी बताएंगे। बस इतना चीज पढ़ लो, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इतना बेहतरीन तरीका से आपको हम पढ़ा देंगे। इस चैप्टर पढ़ने के बाद विष के दांत, इस वीडियो को पूरा देख लेना, और पढ़ने के बाद आपको पूर्ण आशा दिलाता हूँ, पूरा आशा दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी विष के दांत नहीं भूलिएगा। आपको जैसा लगे, जिस तरीका का हो, जैसे हो, हर एक तरीका अपना कर आपको हम बताएंगे, ठीक है, और पूरे समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे और सबसे आसान शब्दों में और क्या है, देसी शब्दों में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विष के दांत कहानी। आ जाओ। अब देखो, यहाँ से पहले, सबसे पहले आपको हम पढ़ा देते हैं लेखक परिचय, ठीक है। लेखक परिचय हम बता देते हैं, लेखक का जन्म कब हुआ, वो नलिन, ठीक है। बताओ, विष के दांत कहानी का लेखक के क्या नाम है? यहाँ से लेखक परिचय से समझो, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। विष के दांत कहानी के लेखक के क्या नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा। और एक बात और, विष के दांत क्या है प्यारे बच्चों? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। ये बात आप भूलिएगा, बोलिएगा जी भैया नहीं भूलेंगे। समझ में आया? चलो, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। बताओ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ, नलिन बिलोचन शर्मा के कहाँ जन्म हुआ था? तो पटना के बदरघाट, ठीक है, पटना के बदरघाट में हुआ था। और जन्म, ठीक है, भोजपुरी भाषा के थे। बताओ, नलिन बिलोचन शर्मा कौन सा भाषा बोलते थे बचपन में? भोजपुरी भाषा। समझ में आ रहा है? भोजपुरी भाषा, ठीक है। जैसे क्या बोलता है भोजपुरी में कि का करेलू जो हमको नहीं उतना बोलने के लिए आता है, ठीक है। यानी कौन सा भाषा का है? भोजपुरी भाषा के, जो फिल्म भोजपुरी निकलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, ठीक है, मतलब संस्कृत के लिए वो बहुत महान, ठीक है, लेखक है, महान। बताओ, रामविलास शर्मा, यहाँ देखो क्या है, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम अगर जो पूछा जाए, क्या है? राम भरतार शर्मा, ठीक है, रामातार शर्मा, ठीक है, राम भरतार शर्मा, राम भरतार शर्मा। समझ में आया? और उनके कौन मतलब पुत्र थे? ज्येष्ठ बेटा, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र थे। अरे नलिन बिलोचन शर्मा राम भरतार शर्मा का कौन सा पुत्र था? ज्येष्ठ, यानी पहला बेटा। समझ में आया? इस घर का सबसे बड़ा बेटा। और इनकी माता का क्या नाम है प्यारे दोस्त? माता का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। समझ में आया? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का जी का क्या नाम है प्यारे दोस्त? क्या नाम है? नलिन बिलो अथी रत्नावती शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? राम भरतार शर्मा। समझ में आया? उनकी स्कूल की पढ़ाई हुआ था पटना से, ठीक है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपको मैं बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा कौन सा स्कूल से पढ़ाई किया था? क्या बताना है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए, ठीक है, एमए किया था। बताओ, कौन सा विद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किया था? कौन से विद्यालय से? पटना के विद्यालय से। समझ में आया? चलो, यहाँ तक समझ में आया फिर बच्चों? कोई दिक्कत? बोलेगा जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वे हर प्रसाद दास और जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के क्या था? प्राध्यापक रहे, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ? प्राध्यापक भी रहे। सन 1900 कितना 59 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु के उपरांत 12 सितंबर 1661 ईस्वी में इस पद पर क्या हुआ? बने रहे। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? बताओ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम हुआ? ठीक है, रत्नावती शर्मा। समझ में आया? रत्नावती शर्मा। माता जी का क्या नाम है फिर बच्चों? रत्नावती शर्मा। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? बोलेगा जी भैया यहाँ से कोई डाउट नहीं। और कहानी का इतना बेहतरीन तरीका से हम पढ़ा देंगे,
ठीक है, पढ़ाएंगे अभी इस वीडियो में, जो कि आप भूलने का पता है ना सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा रचनाएं इस प्रकार है, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का रचना क्या है, जैसे दृष्टिकोण, प्यारे दोस्तों जिसको हम कलर किए हैं वो भी आई है, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में आता ही रहता है। दृष्टिकोण पूछेगा किसका रचना है, तो हमको क्या बताना है, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन जी का है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी इनका है। मानदंड, ये भी इनका है। हिंदी के उपन्यास भी में क्या है, विशेषत प्रेमचंद, ठीक है। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। बताओ, यह जो कहानी है कौन सा वर्ग के लिए, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा, ये बात याद रखना, बी भी है, ठीक है। कौन सा वर्ग होगा, मध्यम, ठीक है, मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग होगा प्यारे बच्चों, मध्य वर्ग। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा की जो कहानी है विष के दांत कौन सा वर्ग को उजागर करता है, तो बताओ कौन सा वर्ग का उजागर करता है, तो क्या बताना है, मध्य वर्ग का उजागर करता है। इतना बात समझ में आया, बोलेगा जी भैया समझ में आया। यहाँ से बस याद रखना, दृष्टिकोण पूछने का संभावना है और मध्य वर्ग यहाँ से पूछने का संभावना है। ये दोनों आपको याद रखना है, यही से ऑब्जेक्टिव आने का प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं चैप्टर पर, समझ में, अब पढ़ाते हैं चैप्टर। फिर बच्चों अब पढ़ेंगे विष के दांत कहानी का चैप्टर। पहले बताओ यहाँ तक अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए कि जी भैया हमने लेखक परिचय बढ़िया से समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेखक जो कहानी लिखा है विष के दांत, अब पढ़ेंगे विष के दांत कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको अब की बार जो हमारा टारगेट है प्यारे बच्चों 480 पार, और हिंदी में कम से कम बताते हैं आपको 95 प्लस नंबर हम दिलाने की गारंटी देते हैं। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन बताएंगे बस वो उतना ही आप याद कर दो, आपको 95 प्लस नंबर लाने की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। ज्यादा फालतू पढ़ने का नहीं है, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना ही आप याद रखो, आपको एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और 95 प्लस कम से कम 100 का टारगेट है, 100 में 100 आप जरूर लाइएगा, ठीक है। चलिए, और जिस भाषा में हम लिखेंगे आप आंसर वही भाषा में एग्जाम में लिखेगा, ठीक है। चलो, ये कहानी प्यारे बच्चों बड़ा रोमांचक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये है क्या, गाड़ी। चलिए आइए पढ़ते हैं। आ जाओ, अब देखो क्या है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंड, ठीक है, जैसी कोयल घोंसले की, कब उड़ जाए सेन साहब इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है, ठीक है। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, सेन साहब क्या कहता है, सेन साहब की एक क्या है, मोटर कार, एक मतलब एक गाड़ी है, ठीक है, 4 व्हीलर गाड़ी है। और जो कौन सी रंग की 4 व्हीलर कार है, कौन सा कार है मेरे दोस्त, काला रंग का, समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब का कौन सा कार है, तो काले रंग के कार है, समझ में आया, 4 व्हीलर, जिसका नाम क्या है, स्ट्रीमर इंड। और जैसे ऐसा पूरा ब्लैक जिसमें से उसमें क्या होता है, मतलब अपना सूरत देख लें, समझ में आ रहा है। देखो ये है इसका कार, समझ में आ रहा है, यही है नलिन बिलोचन शर्मा थी, इसका सेन साहब जी का क्या है प्यारे बच्चों, यही कार है, समझ में आया। अब बताओ, बिल्कुल नई मॉडल थी, और कैसा मॉडल है, नया मॉडल 7,500 के, समझ में आया। नलिन बिलोचन शर्मा का कार कितने में आया है, 7,500 में। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, इतना बात समझ में आया, बताओ समझ में आया इतना बात। कार कौन सा कलर का था, तो ब्लैक कलर का है, और कितना का है, 7,500 का है। बताओ ये है ब्लैक कलर, इसका दाम कितना प्यारे बच्चों, 7,500। उस समय की बात है, अभी बोलेगा 7,500 में गाड़ी आता है, आज के नहीं, उस समय की बात है। अभी तो फॉर्चुनर लीजिएगा तो मिलेगा 54-55 लाख में, 70 लाख से उसका टारगेट रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय की बात है, आज की बात नहीं है कि मतलब 75 कितना 7,500 में आपको दे देगा, समझ में आ रहा है। चलो आ देखो, ठीक है, यहाँ तक काली रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, मतलब उस कार का चमक ऐसा था कि अगर जो देख उसका शीशा उसके सामने अगर आप खड़ा हो जाइए जो जाइएगा ना, तो आपका फेस क्या होना चाहिए, आईना की तरह एकदम सूरत खूबसूरत दिखने लगा। जैसे ये देखो कार, अगर आप यहाँ खड़ा हो जाते हैं, क्या है, खड़ा हो जाइएगा, यहाँ आपको क्या हो जाएगा, फेस एकदम हूबहू दिखने लगेगा, समझ में आया? किसका जैसे, शीशा के जैसे आप अपना मुख देख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर के सहमत ही समझो, मतलब गाड़ी को इतना समझो शौकीन बात थे सेन साहब जी, गाड़ी से इतना प्यार करते थे कि उसमें ना तो एक धब्बा होना चाहिए, ना ही उस पर क्या होना चाहिए, मतलब क्लीनर होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम पूरा टेंच गाड़ी का रखता था, एकदम पूरा शानदार। अगर जो तनी सनी खोच लगा तो ड्राइवर के बाबू रे छोड़ता नहीं था, समझ में आया, जो मन में आया उगल दिया, समझ में आया। चलो, मैम साहब की सख्त क्या है, ताकत दी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए, ठीक है, फटकने ना पाए। देखो पहले बच्चों ये है खोखा, ठीक है, खोखा खोखी यानी बच्चा बच्ची, समझ में आया,
यानी लड़का लड़की, समझ में? खोखा खोखी का अर्थ यहाँ क्या बता रहा है लेखक? लड़का लड़की, ठीक है। ये हुआ खोखा और इसका पांचों क्या हुआ? पुत्री हुआ, ठीक है। और कहानी इतना बेहतर तरीका से मस्त कहानी है, आप सुनिए ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। जिस तरह आप फिल्म देखते हैं ना, चुपचाप कॉपी कलम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, चुपचाप आप बैठ के देखिए, आपको कहानी पूरे याद दिलाने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, चुपचाप बैठ के देखना है, कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़े है। और जितना हम पूछेंगे, जो पूछेंगे बस वो आपको क्या करना है, बताना है। और ये कहानी आपको याद दिलाने की गारंटी हम लेते हैं। चलो बताओ, फिर से एक बार पूछते हैं, बताओ कार कौन सा कलर का था प्यारे बच्चों? तो काला रंग का, काली रंग का। बताओ उसका नाम क्या था? स्ट्रीमर इंड। और कितने के है प्यारे बच्चों? 7,500 के, ठीक है। गाड़ी के रंग का था, कैसा था? यही ब्लैक कलर का गाड़ी है। चलो यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आया सबके? चलिए अगला पार्ट समझो ध्यान से। क्या है? लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, ठीक है। बताओ लेखक मतलब सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी है प्यारे बच्चों? सुशील। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेखक थी मतलब सेन साहब की पुत्रियां कैसी है? तो सुशील है। पांच पांच ठहरी सो भी लड़कियां, ठीक है। यानी उसका कितना है? 5 लड़कियां। देखो पहले के युग में था ना, मतलब पता नहीं अपना भारत में कैसा कल्चर है कि जब तक बेटा ना हो तो तब तक बेटी होते रहती। एगो बेटी हुआ, बेटा नहीं हुआ, एकदम बड़ा दुख में लगा यार, बेटी बेटा नहीं हुआ, बेटी हुआ। फिर दूसरी होगी, फिर पूरा चिंता में बेटी हुआ। फिर भी वो ऑपरेशन नहीं कराएगा, फिर सोचेगा तीसरी होगा, अब की बार बेटा। फिर तीसरी बार बेटी हुआ, फिर बोला यार अभी बेटा नहीं हुआ, फिर एक बार हो, फिर 4 बार बेटी हुआ। इसी तरह सेन साहब के कुल कितने पुत्री है? 5 पुत्री, समझ रहा है? यानी एक बेटे के चक्कर में उन्होंने कितना पुत्री आ गया? 5 पुत्री, यानी 5 बेटी को लाना पड़ गया, समझ में आ रहा है? यानी भारत में कैसा कल्चर है कि सिर्फ पुत्र ही अपने बाप के बुढ़ापों का आंखों जो सहारा होता है, बाप के बुढ़ापों का लाठी होता है। बेटा होता है, बेटी नहीं होता है। बेटी तो घर के क्या होती है? पढ़ाई होती है। ये हमारे भारत के कल्चर के नियम है, समझ में आ रहा है? यही सेन साहब कहते हैं कि बेटी तो घर के पढ़ाई है, लेकिन ये वो बेटा जरूर होता है। एक बेटा के चक्कर में चाहे कितना बेटी हो जाए उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बेटा जरूर होना चाहिए घर में, समझ में आए? ये हमारे भारत के कल्चर का नियम है। चलिए तो बताओ सेन साहब की कुल कितने पुत्री है? 5 पुत्री है। यानी हाथ देख लेना, कितने पुत्री? 5 पुत्री, समझ में आया? एक हाथ 5 उंगली 5 पुत्री, समझ में आया? और सेन साहब के कुल कितने हुआ? जब तक ना सोचो जब तक ना सोचो उसका एक बेटा हुआ तब तक वो बेटी लाती रही, समझ में आ रहा? ये है भारत का नियम। चलिए और क्या है? तमीज तो जीता जागता मूर्त है। मतलब उसको इतना शासन में रखा रखा जाता था कि ना तो उसके बगैर, सेन साहब के बगैर वो एक पत्ता तक हिला सकती थी, समझ में आ रहा है? उतना उसको शासन दिया जाता था। मिस्टर और क्या मैसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, क्या यह सिखाया हो या नहीं, पर क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तमिल दी कि बस लड़कियां क्या है? कठपुतली है। लड़कियां क्या है फिर बच्चों? कठपुतली है। यानी सेन साहब ने उसको ऐसा ऐसा सिखाया, क्या करना चाहिए वो नहीं बताया, क्या नहीं करना चाहिए वो सारे उसको बता दिया कि तुमको ये नहीं छूना है, गरी के पास नहीं जाना है, इससे नहीं बात करना है, कोई मिलेगा तो उसको मुस्कुरा के बात करना है। मतलब जितना भी हो सारे नियम वो अपने पांचों बेटी पर लगाया था। चलिए और उनके माता पिता इस बात पर गर्व है, वाह हमारी बेटी बड़ा सुशील है, बड़ा सुशील है। कभी कभी किसी चीज तोड़ फोड़ हो, तोड़ती फोड़ती नहीं, मतलब उसको किसी भी चीज के बिना इजाजत के जाने की जरूरत नहीं था। वो दौड़ती है और खेलती भी, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि बेटी तुम दिन में मत खेलना, दोपहर में मत खेलना, सिर्फ कब खेलना? रात में खेलना, ठीक है। कि ये बात उनकी सेहत के लिए जरूरी है। वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरक्कियां भी उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उसे खिलखिलाकर और किलकारी मारते हुए किसी ने सुनना नहीं। सेन परिवार में मुलाकाती क्या है? मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहती है कि तुम लोग हो और तुमसे सेन साहब की लड़कियां हैं, ठीक है, तुम लोग हो और मैसेज सेन साहब की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए भी बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं रहता। देखो मतलब उन्होंने अपने बाल बच्चों को इस तरह का अपना बेटियों को मतलब दिया था कि उसके देखकर गांव वाला भी कहता था अपने बाल बच्चे के, एक तो तुम है और वो देखो सेन साहब की बेटी कितना थी सुशील है, बाप की हर एक बात मानती है, हर एक काम करती है, हर एक जैसा कहता है वैसा रहता, और एक तुम हो। मतलब इस तरह को अपना बेटी के बनाया था कि जो उसके धुन मतलब गांव वाले देखकर उसके जैसा चलना सीखे। समझ में आया इतना बात? चलिए
ये है प्यारे बच्चों सेन साहब की पांचों लड़कियां। ठीक है, ये क्या है? सेन साहब की पांचों लड़कियां हैं। ये सेन साहब की पांचों लड़कियां और ये क्या है? लड़का है। बताओ एक के चक्कर में कितना लड़की पैदा कर दिया? 5 लड़की पैदा कर दिया। हमारे भारत में सबसे अजूबा कल्चर है कि जब तक बेटा ना हो तो तब तक ऑपरेशन ना हो तो, जब तक बेटा नहीं होगा तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। चाहे तुम 1000 गो मतलब चाहे 10 गो बेटी काहे ना हो जाओ, मतलब 5 गो बेटी हुआ सिर्फ किसके लिए? एक खोखा के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए तब तक अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से आप समझो। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उससे मोटर का कोई चमक दमक का खतरा नहीं था। बताओ यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सेन साहब की बेटी को मतलब कैसा सिखाया गया था कि तुम कहीं किसी बिना हमारी इजाजत के नहीं जा सकते है। मतलब मोटर कार के जो ये जो गाड़ी है मोटर कार, इसकी चमक दमक का खतरा किससे नहीं था? सेन साहब की पांचों लड़कियां से, क्योंकि उसको कार के पास जाने का सख्त मना था। समझ में आ रहा है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मतलब सेन साहब की मोटर कार को किससे चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? तो ऑप्शन ए खोखा, ऑप्शन बी सेन साहब के पांचों पुत्री, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों क्या मारना है? इनमें से क्या मारना है? नंबर बी, यानी क्या मारना है? पांचों पुत्री। समझ में आया? चलो अब यहाँ देखो, लेकिन खोखा भी तो है। ये जो ये खोखा बड़ा मतलब शरारत लड़का, इतना शरारत लड़का कि अब क्या बताएं। खोखा जो एक ही और सबसे छोटा है। बताओ खोखा बड़ा लड़का है या छोटा लड़का है? खोखा क्या है? छोटा है। खोखा न उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है। सेन साहब के आंखों के तारा कौन सा बच्चा है? लड़की या लड़का? लड़की या लड़का? सेन साहब के आंखों का तारा कौन है फिर बच्चों? कौन है? खोखा। खोखा जो है सेन साहब के क्या है? आंखों के तारा है। यही नहीं, मैं क्या मैसेज सेन अपने बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब की सचमुच बुढ़ापे नहीं लगते, लेकिन मानने लग मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का विभाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। मतलब ये बता रहा है कि खोखा का जन्म तब हुआ जब इसका कोई उम्मीद नहीं रह गया था। समझ में आ रहा है कितना लाड़ प्यार करता है? खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, और यह वो स्वाभाविक नहीं था कि खोखा घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह के मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था। अब ध्यान से सुनना कि मोटर कार के किससे खतरा हो सकता है प्यारे बच्चों? खोखा से हो सकता है। एक राशि ढकलोल के से हो सकता था। ये गाड़ी को खतरा किससे होता था? तो ये खोखा से। किससे नहीं होता था? ये पांचों पुत्रिया से। इसका कोई खतरा नहीं है। और घर के खोखा मतलब पांचों बेटी के लिए इसका नियम है कि बेटी तुम यहाँ मत जाओ, बेटी तुम वो मत करो। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं, तुमको जो मन है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ उल्टा कहानी होता है। लोग कहता है कि पिता का सबसे प्यारी पुत्री होती है, प्यारा पुत्री होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होता है। पिता के सबसे प्यारा क्या है? पुत्र है, क्योंकि वो तो आंखों के मतलब बुढ़ापे के लाठी का सहारा है। चलिए इतना बात समझ में आया। घर के नियमों का कौन अपवाद है? तो खोखा है। अब देखो ऐसी बात थी तो सीमा, रजनी, अल्लो, सोलो क्या शेफाली, आरती, यानी पांचों लड़की का क्या नाम है? इसका नाम है क्या है? सीमा। ठीक है, इसका क्या नाम है पर बच्चों? सीमा। इसका क्या नाम है? रजनी। ठीक है, क्या नाम है? रजनी। इसका क्या नाम है? आलो। क्या नाम है? आलो। और इसका क्या नाम है पर बच्चों? शेफाली। ठीक है, क्या नाम है? शेफाली। और ये लास्ट वाली को क्या नाम है? आरती। ठीक है, क्या नाम है? आरती। बताओ पांचों लड़कियां का क्या नाम है? पहली का नाम क्या है? सीमा। क्या नाम है पर बच्चों? सीमा नाम। ठीक है, क्या नाम है? सीमा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब की कुल कितनी पुत्री? 5 पुत्री। पांचों का क्या नाम है? यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किसी में से ये वो का नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा कि कौन इसका पुत्री है। समझ में आया? क्या है? याद रखना नाम को। ठीक है, पांचों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 पुत्री है। घर के अलग नियम थे, पांचों पुत्री के लिए घर के अलग नियम, लेकिन एक बेटा जो है खोखा, उसके लिए घर के अलग नियम। दूसरे तरह शिक्षित थी। ठीक है, दूसरे तरह का शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। दूसरे कहने के लिए तो सेनों के कहना था कि खोखा आखिर बाप का बेटा ठहरा। समझ में आ रहा? ठहरा, मैं तो उसे क्या इंजीनियर होना होना है। ठीक है, अभी से उन्हें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी दी जा रही थी। बस बात यह है कि खोखा दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों के में भी बदल लिया। अक्सर ऐसी होता है कि सेन परिवार के दोस्तों आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम, ठीक है, रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है।
कि किसी का लड़का क्या करेगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनो कहानी का। कहानी में क्या है बताओ। खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, और कहता है वाह हमारे बेटवा हम देखो ना, अब ये से ही इसका पढ़ने का जुनून, मतलब इंजीनियर बनने का हुनर है। ठोक बाजार करते रहता है, देखते रहता है कि क्या करेगा नहीं करेगा। और वही इसके अनुसार से, पहले तो बेटी के क्या था, बेटी के अनुसार से, उसके नियम के अनुसार से चला था, लेकिन जब बेटा हुआ ये अपना सिद्धांत क्या हुआ, पूरी तरीका से बदल दिया और इसका क्या हुआ, पूरा छूट देने लगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेनों के सिद्धांत किसके अनुसार से बदल लिया गया था, पांचों पुत्री के लिए या खोखा के लिए। तो किसके अनुसार के लिए फिर बच्चों, खोखा के लिए अपनी क्या हुआ, इसके लिए गधा के लिए अपनी पांचों बेटी के क्या हुआ, सिद्धांत बदल दिया। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। अब चलो आ जाओ। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और क्या दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेंगे, करेंगे क्या करे, आजकल के पढ़ाई लिखाई फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता है। बताओ, सेन साहब ने आजकल के पढ़ाई लिखाई को उन्होंने क्या मानता है, फिजूल है, बेकार में लोग पढ़ता है, इसी पढ़ लिख के की करेगा, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगा, इससे फालतू है, पढ़ने से क्या है। उन्होंने क्या आजकल के पढ़ाई को क्या मानता था, बेफिजूल माना जाता था, समझ में आ रहा है? और वो अपने बच्चे को अभी से ट्रेनिंग दे रहा था। सेन साहब कहता है कि खोखा 5 साल का हो रहा है। बताओ यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि खोखा के कितने साल है, 5 साल। समझ में आया, कितने साल, 5 साल। समझ में आया, कितने साल प्यारे बच्चों, 5 साल का। उसे ठीक है किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने की बढ़ाई मिस्त्री दो 1 घंटे के लिए आकर उसे के साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों पर वाकिफ हो जाएगी। और हिंदुस्तानी लोगों यही नहीं समझते, मतलब वो इतना दिमागर था सेन साहब कि अपने बेटे को क्या बोलता था, पढ़ाई लिखाई बेफिजूल की बात यह है, इसको काम सिखाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और अभी से ही इसका 5 साल से सोच लो, 5 साल की उम्र से ही अपने बेटे में क्या दिखने लगा, इंजीनियर उसको दिखने लगा, इंजीनियर दिखने लगा, बिजनेस मैन दिखने लगा। समझ में आया? और अपने घर पर क्या 2-1 घंटे क्या होता मिस्त्री के बुला के अपने घर पे ही क्या ठोक बाजार करवाने के लिए उसको सिखाता था। समझा कि ये उंगली भी उसको चेक किया जाता था कि ताकि वो अपना पकड़ लेगा कि इसको क्या कहता है नहीं कहता है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलो ये कौन है फिर बच्चों, खोखा है। आप देखो आगे क्या कहता है। एक दिन बकाया है कि ड्राइंग रूम से सेन साहब कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से सेन साधारण हैसियत के अखबारनिबस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी क्या था, छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकतें देखकर उसके कुछ तारीफ कर दी तो उनके सेन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते तो सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातों को दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उसने फिर से पूछा गया तो अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह क्या बने, जेंटलमैन बने और कुछ बने, पर उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी कि सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और ठीक है व्यंग्यत इकट्ठे हुए थे। देखो अब समझो, सेन साहब जो थे, जब वो कोई कुछ अपने दूसरे बच्चे के बारे में अगर कोई बड़ाई करता था तो बार बार वो अपने बेटे के बारे में करता था कि हमारा बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। कोई अगर किसी बच्चे के बारे में कहता था तो हमेशा कहता था कि हम अपने बेटे को देखो अभी से शुरू कर रहे हैं, बेकार पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। वो सब क्या समझ में आया? चलो मतलब बात पूछ रहा था किसी और से, उन्होंने क्या बोला, मैं तो, और फटाक से निकल दिया, मैं तो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता हूँ, सेटलमेंट बनाना चाहता हूँ। समझ में आया? चलो यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों भी उठकर जाने की इच्छा प्रकट हुई और उन्हें के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब को सोफर एक और से झलक रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता रहा। समझ में आया? यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतने याद रखना। चलिए यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने का संभावना है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा है। बताओ गाड़ी को कौन छू रहा था, जिससे वो क्या था, सोफर मतलब ड्राइवर
मारने के लिए दौड़ा था, कौन छुड़ा था? मदन। समझ में आया? मदन का उम्र कितना था? 5 से 6 साल। खोखा का उम्र कितना हो रहा था? 5 साल। समझ में आया यहाँ तक? क्या गाड़ी को गंदी हो जाती तो मैंने मना किया, करने लगा तो जा जा, मना करने लगा तो कहने कहने जा जा, मैं जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ रहा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों के देखकर चुप रह गए। मतलब इनका ऐसा दशा था कि कोई इनको इनसे डर से कोई बोलता भी नहीं था। समझ में आ रहा है सेन साहब के बारे में? और सेन साहब क्या हुआ, खोखा ने क्या किया, गाड़ी जो ये जो गाड़ी है ब्लैक कलर की गाड़ी, ये जो सॉरी ये जो मदन कौन है फिर बच्चों? मदन। ठीक है, ये मदन आया, ये सोचा कि गाड़ी वाह कितना सुंदर गाड़ी, तनी देखते हैं छुके। जय छूने आया, जो ड्राइवर था यहाँ से, ठीक है, यहाँ के ड्राइवर था, इसको की किया, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, गाड़ी नहीं छुएगा। इनको की किया इन्होंने, शायद ठीक है ढकेल दिया था, जिसकी वजह से इसको चोट लग गया और इसको पैर में क्या हो गया, मतलब पैर में यहाँ फूट गया था। और इसकी माँ ने देखा, ड्राइवर से बोलने लगी कि तूने क्यों ढकला, तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या कहा, सेन साहब से बोला कि ये औरत हमसे खामुखा उछल रही थी, हमने इसको सिर्फ मना किया, तो वो क्या हुआ, बोलने लगी। लेकिन वो औरत सेन साहब को देखकर वो क्या हुआ, चुप हो गया। और देखो सेन साहब ने बड़े शायद पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, क्या बोली, क्या बोला, मदन की माँ, मदन के ले जाओ और देखना वह ऐसी हरकत ना करे। मतलब वो उन्होंने बोला मदन के ले जाओ, अब देखना दोबारा हमारा गाड़ी में आके नहीं सटेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब बढ़ते, मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किराने का बेटा को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गया। और आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई, तो वो तो सिर्फ सही बात, बेचारा सिर्फ गाड़ी ही नहीं छूना चाहता था, छू देता था क्या होता है? उन्होंने क्या क्या ढकेल दिया, जिसकी वजह से बताओ खून गिरेगा, कोई बच्चा क्या, तो उसकी माँ देखेगी तो बोलबे करेगी कि भाई काहे ढकला, झगड़ा वजह से, मतलब उल्टे लेटा। सुन पाए, देखो बड़े लोग में होता है और छोटे लोग, ये कहानी दो के बीच में दिया गया है, बड़े लोग के बीच और छोटे लोग। ठीक है, बेचारा गरीब था, झगड़ा वजह से चुपचाप क्या हुआ, खून पोंछता हुआ चल गया, लेकिन कुछ दोबारा ये नहीं बोली। चलिए यहाँ भी ये बात खत्म नहीं हुआ, धक्का दिया तो अब यही तो मेन शुरू होता है, मेन कहानी का इंटरेस्ट यही से शुरू होता है। ठीक इस वक्त मोटर के पीछे खट खट के आवाज, चलिए आप समझिए, देखिए क्या कहते हैं, मोटर पिछली बत्ती का लाल शीशा चकना चूर हो गया था। खोखा ने क्या क्या था, पिछली बत्ती जो मोटर का था उन्होंने क्या क्या ठोक 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 के क्या क्या फोड़ दिया। ठीक है, और उन्हें झट से गया अपने बेटे को उठाया और हल्के स्वर में उसको मुस्कुरा से क्या करता, डांट रहा था। और सेन साहब ने मित्रों के संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके काला उसके काल पुर्जों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है, क्या बताऊं, शायद यह देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। मतलब बेटवा होकर गरिया फोड़ दिया, ये वाला गरिया का पिछला शीशवा फोड़ दिया, इनको कोई दर्द नहीं हुआ। अपने बेटे को शरारती छुपाने के लिए इन्होंने ये बोल दिया कि हमारा बेटवा बड़ा होनहार है, देखिए तो इस गरिया में शायद देख रहा था कि बला अपने अंदर में क्या क्या चीज है, लेकिन वो जो लड़का सिर्फ गाड़ी को छुआ था, जिसकी वजह से उसको धकेल दिया और बहुत कुछ बोलने लगा। तो बेचारा, समझ में आया इतना बात? ठीक है, शायद वो इस बत्ती में के अंदर देखना चाह रहा था क्या है। चलिए सेन साहब खोखा के जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की और चले, और उन्होंने अपने मित्रों की भाव और क्या है भंगिमा देखी नहीं, देखते देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब के नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर पड़ गए और उन्हें नजदीक जाकर देखा कि परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। खोखा इतना सरल था कि गरिया के किया टायर वाला अगला चकवा किया क्या, हब्बे निकाल दिया। ठीक है, शायद ये पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी। अरे गरिया के दिया पंचर कर, बोलता है कासू ने हवा निकाल दिया। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लोन में लगवा दो। ठीक है, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। बताओ खोखा ने क्या किया, गरिया का अगला चक्का की किया, हब्बे निकाल दिया। समझ में आया? और जिसके वजह से बेचारा नहीं जा पा रहा था। अब देखो आगे समझो,
ड्राइवर ने समझो, ड्राइवर ने एक कार की चक्का लगाकर दो सूचना दी कि दूसरे और पिछले चक्का का भी हवा निकल हुई थी। तो काम तो काशी बाबू का है, मालूम पड़ रहा है, इधर ही खेल रहा है। शोफर ने बताया और पंप लेकर चला गया। उन्होंने क्या बोला, ये मतलब जब आगा वाला हवा क्या करता, भर रहा था तो देखा पिछले लोकरिया के ऊपर हवा निकाल दिया। तो उन्होंने बोल दिया ये काम तो किसका है, किसका है प्यारे दोस्त, कासू बाबू। बताओ खोखा का दूसरा नाम क्या है, इसका क्या नाम है, कासू है, ठीक है, क्या नाम है, कासू। इसका दूसरा नाम क्या है, खोखा, ठीक कासू। और इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, खोखा। समझ में आया, क्या कहते हैं, खोखा। इसी का क्या नाम है, कासू है। समझ में आया, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या कहता है, मुखर्जी साहब गाड़ी कुशल थी तो वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियां पर बैठ कर बातें करते रहे। बातें के सिलसिले में ही सेन साहब बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली है, मतलब हिकमत जान ली। मतलब उन्होंने जब चकवा का हवा निकाल दिया तो अपने बेटे को भी तारीफ करता है कि बताओ अब देखो मेरा बेटा कितना तेज हो गया, उन्होंने चक्का का हवा निकालने का तरीका उन्होंने सीख गया। समझ में आ रहा है, इतना मतलब उसको लगता है। और मौका मिलते ही शरारत पर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उनकी हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि वह इंजीनियर में उनकी दिलचस्पी है। इसी तरह दूसरे बेमतलब की बातों होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। सेन साहब अंदर लौटते तो बेरा को मदन, ठीक है, मतलब क्या, मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री के किराना था। बताओ मदन के पिता का पैर बच्चों क्या नाम है, गिरधर लाल। समझ में आया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मदन के पिता का क्या नाम है, गिरधर लाल, जो फैक्ट्री के किस क्या था, किराना था। किसका फैक्ट्री के, सेन साहब की। और आहत के एक कोने में आउट हाउस आउट हाउस में रहता था। बुला लाने पर हुक्म दिया, गिरधर लाल आया और सेन साहब ने सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कि खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा था। जिसे सेन साहब को भेजने के लिए बोला और उन्होंने गिरधार भाई गरीब था तो डर से आके क्या हुआ, सामने खड़ा हुआ, बोले जी हुजूर। समझ में आ रहा है। तो सेन साहब ने ठंडी ठंडी बोली की आवाज में उन्होंने कह दिया, शुरू कर दिया कि देखो गिरधार, क्या बोला कि देखो गिरधार, मदन आजकल बहुत मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, ठीक है। गाड़ी को गंदा किया वह अलग है, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मेरे सामने भी डरने के बदले उनकी और झपटता रहा। यहाँ से समझो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। इन्होंने इस बात किसने कहा था, ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं, चोर गुंडे डाकू बनते हैं। किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था, गिरधर लाल के बेटे को, यानी मदन को। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था और उसकी हालत क्या होती है कि तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उन्होंने जो आया तो उन्होंने बक दिया कि देख गिरधार तोहर बेटवा बड़ा खतरनाक, मतलब अथी हो गया। बताओ, एक तो गाड़ी को गंदा कर रहा था और हमारा ड्राइवर मना किया तो उन्होंने ड्राइवर से उछल गया। और जब हम बोले तो हमरो सामने डट के खड़ा था। बताओ, ऐसे ही लड़के अगर बेटा तुम ठीक है, तुम्हारा बीबी बड़ी मतलब थी है। बताओ, ऐसे लड़के आगे चल के अगर तुम नहीं इस पर ध्यान देगा, नहीं तुम डांटेगा, ऐसे लड़का आगे चल के क्या बनेगा, चोर गुंडे डाकू बनेगा। किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था। समझ में आया? इस बात पर बोला कि अब तुम जा सकते हो, अपने बेटे पर ध्यान दो, ऐसी गलती वह दोबारा नहीं करे। चलिए अब आगे बढ़ता है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन को चित्कार से सेनों का आरामदेह सैनागार गूंज गया और आराम से खल खल पड़ने के कुछ झुझलाकर पति सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी से बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है,
उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत तबीयत हुई थी कि कम क्या है कम वक्त का खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसा कड़ी जारी रखी और शायद ठीक हो जाए। ठीक है। पर बच्चों यहाँ जो था मैंने जैसे बोला उन्होंने जाके क्या क्या बेटवा को संभालने के लिए कौन गिरधर लाल ने जाके खूब पीटा। समझ में आया? खूब पीटा किसको? मदन को पीटा था। चलिए और अपने पति के बक बक पर खींच कर आ रही थी लेकिन उन्हें भी अपने खींच मदन पर ही उतार दी। मतलब वो तो बोल भी रहा था पीट भी रहा था तो उसका बीवी का भी गुस्सा आ रहा था किसको? गिरधरलाल की बीवी को। उन्होंने क्या दौड़ के गया बेटे उन्होंने अपने पति को तो नहीं बोल सकता मतलब मार सकता है। उन्होंने उस जितना गुस्सा किया जाके बेटवे पे उतार दिया। बोला मतलब खींच कर मदन पर ही उतार दिया। बोला कम वक्त कैसा कौवे की तरह क्या क्या चिल्ला रहा है? कैसा कौवा की तरह कहाँ कहाँ चिल्ला रहा है? देख मंगा कहीं का कक्का को बराबरी करता है फिरता है। मदन अरविंद रुदन रुक गया था और खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों की सायनगर तक नहीं पहुंच सकी थी। समझ में आया? यहाँ तक मतलब क्या क्या गिरधारलाल को उन्होंने जब बोला तो गिरधारलाल ने क्या क्या वो अपने बेटे मदन को बहुत पीटा और वो अपने बीवी को भी डांट सुनाई और जिसकी वजह से उसकी बीवी ने भी उसको पीटा तो पीटा उन्होंने और बीवी ने भी जाकर दूसरा झापड़ दिया और बोला है क्या क्या करते रहता है खा के बराबरी करता है भिख मंगा के बेटा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो इसने सिर्फ गाड़ी को छुआ तो इतना बड़ा बात हो गया और उन्होंने गाड़ी को हवा निकाल दिया अथी कर दिया फिर वो अपने बेटों को नहीं समझाए और दूसरे बेटों में एकदम कमी निकालने लगा। तुम्हारा बेटा चोर गुंडा बन जाएगा इसे बन जाएगा। उसका बेटवा शीशा फोड़ दिया फिर भी वो अपने बेटे को कुछ नहीं बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आते में बगल वाली की गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू। यहाँ क्या होगा फिर बच्चों? लट्टू। ठीक है। यहाँ क्या होगा? लहू नहीं लट्टू होगा। ठीक है। क्या होगा? लट्टू। यानी क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा कि उसकी तबीयत मचल गई। समझ में आया? वो बात सब भूल गया। भोर होते हुए खोखा क्या किया मतलब वो मदन ने अपने गली में अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था? आवारा दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। लट्टू इस तरह का था क्या है इस तरह का लट्टू। बता बचपन में किसने लट्टू इसमें क्या करता है? इस तरह का लट्टू होता है। ठीक है। इस तरह के लट्टू होता है और ये यहाँ ये कांटी रहता है। ठीक है। ये लट्टू होता है इस तरह के ये लट्टू और ये किसका क्या है? कांटे। इसी में क्या होता है? रस्सी धागा बांध बांध के घुमा घुमा के इसको क्या करता है? फेंका जाता है। तो ये लट्टू क्या करता है? नाचने लगता है। गिन 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 नाचने लगता है। वही नचा रहा था तो इन्होंने खा के क्या दौड़ल जाके मदन से बोला मदन हमरो खेले दे। उन्होंने क्या बोला? "हम्म, खेले दे वो। देखो फिर यहाँ ध्यान समझो। हंस कौवा की जामत में शामिल होने के लिए ललक पड़ी लेकिन यहाँ से समझ क्या करे? हंस जो है यानी खोखा कौन था? हंस है। कौवा किसको संबोधित किया गया? मदन को। समझ में आया? यानी हंस जो है अब अपना मतलब अथी से छोड़ के कहाँ जाने लगा? कौवे के जमान मतलब आवारे लोगों के साथ खेलने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन आदत के लाचार बड़े उन्होंने रोब के साथ मदन से कहा हमको भी लट्टू दो। ठीक है। हमको भी लट्टू दो हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों पर कोई इसका खास नहीं थी। वो खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे पर उनकी अपमानित पीड़िता और लीडर मदन के यह बात कब मंजूर हो सकती है? बताओ। ककरो बेटा कोई भोरे मतलब रतिया की वजह से पीटेगा बप्पा मतलब किसी का पिता की वजह से वो पीटेगा तो उसके बेटवा के साथ खेले देगा नहीं बोले तो उसने छूटते ही जवाब दिया अबे भाग भाग जा यहाँ से। बड़ा या लट्टू नचाने। ठीक है। बड़ा या लट्टू खेलने वाले लट्टू तेरे। ठीक है। लट्टू भी तेरे है। ठीक है। जा अपने बाप के मोटर पर बैठ। ये ठीक है। ये है मोटर कार। उन्होंने मदन से बोला थी खोखा से बोला कि जा बड़ा या लट्टू नचाने के लिए जा अपने बाप की गाड़ी पर बैठ जो। समझ में आया? चलो आप देखो। कासू तैसे में आगे और वो इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल था कि कोई इसका कुछ कर दे। उसने आबद न ताव देखा और मदन की एक घुसा कस कर दिया। मतलब खोखा जो इतना था उसका छूट कि किसी को भी मतलब एक झापड़ दे देता था। कभी एक गुस्सा अपना मतलब ड्राइवर को मार देता था फिर भी उसको कोई नहीं कुछ बोलता था। कभी वो अपना बहन को पीट देता था फिर भी उसको कोई कुछ नहीं बोलता था। तो वही सोचा मतलब जाके एक पीट दे। वही ने सोच कर क्या किया मदन को ये गुस्सा दिया। अरे बाबू अब तो रात का बदला निकाल लेगा मदन। चोर गुंडे डाकू होने वाला मदन कब मानने वाला है?
वह झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर द्वंद्व युद्ध के मजा लेने लगे। जो चारों पांचों खेल रहा था उन्हें डर से क्या हुआ, साइड हो गया। ए भाई तुम लड़, समझ में आ रहा है? लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, ठीक है, यानी बगले के पिल्ले, ठीक है, बगले के पिल्ले गली के कुत्तों की लड़ाई थी। आहत में यही लड़ाई हुई थी, हो रही थी। चलिए अब यहाँ देखिए, तो कासू शेर के तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला और महल और झोपड़ी वालों की अक्सर लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीता है। मतलब देखा गया है कि महल और जब झोपड़ी वाले में लड़ाई होता है अक्सर क्या होता था, महल वाले ही जीतता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उल्टा हुआ। पर उसी हालत में ही जब दूसरे झोपड़ी वाले लड़के उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों की इतनी आवत कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्मियम लीडर की मदद की और ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले को ही की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमति से ही तितर बितर हो गए। समझ में आया? मतलब देखिए, गांव में क्या होता है कि जब भी अगर जो लड़ाई होगा कोई बड़ा लोग से या कोई छोटा लोग से, तो क्या करेगा, गांव वाला भी किसको साथ देगा, बड़े लोग के साथ देगा। छोटे लोग के से क्या करेगा, और उसी को मतलब गुस्सा करने लगेगा, तो गाय से भिड़ा। लेकिन बच्चा के तो उतना समझ में है नहीं, उन्होंने चुपचाप क्या खड़े होके देखने लगा। ना तो मदन के साथ था खड़ा, ना ही वो खोखा के साथ खड़ा था। दोनों चुपचाप देख रहा था, दोनों अपन लड़ रहा था। समझ में आया? मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाते ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा भटका फिर रहा था। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे में आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस गया। उसके लिए मार खाना मामूली बात था। बताओ, लेखा उसके लिए मार खाना किसके लिए मामूली बात था? मदन के लिए, अपने पिता के, मदन के लिए, ठीक है। मदन मदन को मार खाना अपने पिता से क्या था, एकदम मामूली बात था। मदन बताओ कासू को कितने दांत दिया, दो चार गुस्सा दिया, डर से बेचारा की किया, भाग गया घर। हैं? तो डर था कि वह कहीं आज फिर मारा और दिनों को बुरी तरह होगा। मतलब उन्होंने लेखक वो जो था मदन, अब तो डर गया पूरा। भाई आज तो हम उसको पीट दिए, आज हमारा तो खैर नहीं से, तो बाबू कुछ बोलते हैं तो बाबू धर के तोड़ देता है, और आज तो हमको छोड़ेगा नहीं, आज तो और हमको पीटेगा। एकदम सोच लिया। लेकिन उपाय ही क्या था कि पहले रसोई घर में घुसा, चुपके से गया दौड़ो रसोई घर में जाके घुसा, और माँ नहीं थी। बलक में सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इनामित के साथ भरपेट खाना खाया। उन्होंने चुपचाप घर में गया, रसोई घर में एकदम चुपचाप भरपेट खाना खा लिया, और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर के ही बातचीत सुन के कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे हैं थे। मतलब पहले जो था, जब भी होता था तो उसका पापा उसकी मम्मी को बार बार क्या होता था, तुम चिल्लाते रहते थे, मारने पीटने के मतलब बहुत गाली गलौज करता था। लेकिन इसको यार चुपचाप गए सुनने के लिए, सोचा यार बड़ा अजब बात है, आज हमारी मम्मी को नहीं डांट रही है हमारा पापा। उसने बड़ा सोचा गजब बात है, ठीक है। तो उसकी अम्मा कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसने बाबू से झलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आजकल से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा ताजीब तजवीज होती रही, ठीक है, तो सुनने की कोशिश भी करता है वह। यहाँ तक समझ में आया? मतलब मदन की बात अगर जो होता था अपने बेचारे डर से सुनता, लेकिन उसकी बात कोई नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या क्या चुपचाप से सोचा, क्या हुआ, खिसकने के लिए उन्होंने क्या क्या सोचा कि ये तो आराम से बात हो रहा है, हमारी बात तो कोई चल नहीं रही है। उन्होंने वह दबे पांव बरामदे में रखी हुई चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, और अंधेरे में पैर लोटे से लग गया। जब वो घर से खाना खा लिया भरदम, पापा के पास सुना कि कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने सोचा कि बाहर वाला खटिया पर जाके आराम से क्या करेंगे, सो जाएंगे, अपने गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लोटे में उन उन की आवाज सुनकर, ठीक है, जब लोटवास पे टकरा क्या झन नहीं टकराने लगा। गिरधारीलाल बाहर आया। मदन के अम्मी भी उनके साथ थी। सद मदन मदन चौक कर घूमा और मार खाने के लिए तैयार हो गया। पापा को देखा गुस्सा में, अब सोचा अब तो हमारा खेल नहीं उन्होंने अब सोचा अब तो हमारा पिटना तो शुरू है। मार खाने के लिए क्या हुआ, तैयार हो गया, छाती को अपने हाथों में बांधा, मतलब इस तरह की कर लिया, चुपचाप डर से क्या हुआ, खड़ा हो गया कि अब तो धुलैया लगेगा। लेकिन मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटा था, और वह बहुत पीटने पर रोता भी था।
और बहादुरी के साथ, मगर बहादुरी के साथ चुपचाप क्या करता था, अपने पिता के सामने खड़ा रहता था। समझ में आया? गिरधर निसहाय निष्ठुर के साथ मदन की ओर बढ़ा। उन्होंने गया, तुम शांति से देखा, बेटवा चुपचाप ऐसे मुंह झुका के खड़ा था। उन्होंने गया तो मदन ने अपनी दांत खींच ली। उन्होंने दांत की क्या खींच लिया, अब तो मारेगा सर के। उन्होंने क्या किया, मदन ने दांत खींच लिया और गिरधर मदन ने बिल्कुल पास आ गया था, अचानक वह ठिठक गया। उन्होंने क्या किया, रोने ठिठक पड़ा। ठीक है, उसके चेहरे पर नाराजगी का बादल हट गया था। उन्होंने गया मदन के सामने, पहले गुस्से से गया और जाके वहां क्या किया, हंस गया। उन्होंने गुस्से नाराजगी में बदल गया। ठीक है, उसके लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया और मदन के हक्का बक्का अपने पिता को देख रह गया था। बताओ कि मदन किसको देखकर हक्का बक्का रह गया था, अपने पिता को देखकर। उस याद नहीं उसके पिता कब उसे इतना इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाह, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा। मतलब सोचो, जब उसको इतना प्यार से उठाया, उन्होंने कभी भी अपने बेटों को इतना प्यार से मदन को नहीं उठाया था। समझ में आया? जो किसी भी नौकरी में नौकरी से निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। उसने अपने पुत्र से क्या बोला, चब्बस बेटा, एक तेरा बाप और एक तू, जो खोखा को दो दो दांत तोड़ दिया। बोला हा हा हा। एक बोला कि एक तेरा बाप है जो उससे डरता था, लेकिन एक तू है जो डरता नहीं है, और उसका क्या किया, उसका बेटे को दो दो दांत तोड़ दिया। यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा कि खोखा को कितने दांत टूट गया, दो दांत टूट गए। ठीक है, किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। ठीक है, ये हुआ आपका कहानी समाप्त। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये हुआ आपका कहानी क्या हुआ, समाप्त हो गया।